नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच अदालत में ही निर्वासन के ही आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज करने के बाद से ही रविवार शाम को ही ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो गए। फेडरल कोर्ट के ही 3 जजों ने ही रविवार को सर्बिया के ही 34 वर्षीय खिलाड़ी के वीजा को ही कोविड-19 के टीकाकरण नहीं कराने के कारण जनहित के आधार पर ही रद्द करने के आर्जन मंत्री एलेक्स हॉग के शुक्रवार को लिए फैसले को ही बरकरार रखा और इसके तुरंत बाद ही जोकोविच ने भी कहा कि वो इस फैसले से ही बहुत निराश है, लेकिन इसका सम्मान करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि जोकोविच को ही मेलबर्न हवाई अड्डे पर ही पहुंचते हुए देखा गया और वो एमिरेट्स फ्लाइट से ही दुबई के लिए रवाना हुए, जहां से ही वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। जोकोविच ने ही कहा कि मैं वीजा रद्द करने के मंत्री के फैसले की न्यायिक समीक्षा के लिए ही किए गए मेरे आवेदन को ही खारिज करने की अदालत के निर्णय से बेहद निराश हूं। इसका अर्थ है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकता, ऑस्ट्रेलियाई ओपन में ही भाग नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं और देश से अपनी वापसी को लेकर भी संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करूंगा। जोकोविच ने कहा कि वो 6 जनवरी को ही मेलबर्न पहुंचे और वहां पहली बार उनका वीजा रद्द किए जाने के बाद से ही सभी का ध्यान उन पर था, जिससे वो असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब सभी का ध्यान उस खेल और टूर्नामेंट पर केंद्रित होगा जिसे मैं प्यार करता हूं। टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ये फेडरल कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं और साथ ही कहा कि हम एक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के लिए तैयार हैं और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर ही विशेष संबोधन कर देंगे। और आपको बता दें कि दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरे साल डिजिटल तरीके से हो रहा है और इस सम्मेलन के 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में ही औद्योगिक सहयोगी पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संबोधन भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से होगा। आपको बता दें कि उनके बाद ही संयुक्त राष्ट्र के ही महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के सम्मेलन में भी संबोधित करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो का संबोधन मंगलवार को होगा। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि दावोस एजेंडा 2022 ऐसा पहला वैश्विक मंच होगा जहां विश्व भर के ही महत्वपूर्ण नेता 2022 के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे और इस कार्यक्रम का विषय विश्व के हालात है और डब्ल्यूएचओ को कोरोना वायरस महामारी के कारण सालाना बैठक का आयोजन रद्द करना पड़ा है और इस कार्यक्रम का विषय विश्व के हालात है और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने ही कहा है कि हर कोई उम्मीद कर रहा है कि 2022 में ही कोविड-19 महामारी और इससे उत्पन्न संकट धीरे धीरे कम होने लगेगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन समेत बड़ी वैश्विक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के बाद से ही पद्म विभूषण से ही सम्मानित उनके बिरजू महाराज ने रविवार को ही सोमवार की दरमियानी रात अंतिम सांस ली है। उनके पोते शिवरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ही इस बारे में जानकारी दी है। बिरजू महाराज का अंतिम संस्कार दिल्ली में ही लोधी रोड में मौजूद सौदागृह में किया गया और आपको बताया दे किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और हालांकि अभी समय तय नहीं किया गया है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था और उनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था और ये कथक नर्तक होने के साथ साथ ही शास्त्रीय गायक भी थे। और बिरजू महाराज के पिता गुरु अच्चन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी मशहूर कथक नर्तक थे और बिरजू महाराज ने ही देवदास, डेढ़ इश्किया और उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफर किया है। और आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म
शतरंज के खिलाड़ी में भी म्यूजिक भी दिया था। और बिरजू महाराज को ही 1983 में ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इसके साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी, कालिदास सम्मान भी मिला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और गोरखड़ विश्वविद्यालय ने ही बिरजू महाराज को डायरेक्ट भी मानद उपाधि भी दी थी और साल 2012 में ही विश्व रूपम फिल्म में ही डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं 2016 में भी बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफर के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी हाल ही में सपा रालोद के गठबंधन को समर्थन दिया था, लेकिन अब उनके भाई और यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बात से खंडन कर दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कोई समर्थन नहीं दिया, लोगों को समझने में गलती हुई है। मुजफ्फरनगर जिले की ही बुड़ाना विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने के बाद लोक दल के ही गठबंधन प्रत्याशियों राजपाल बलियान किसानों की राजधानी सिसोली पहुंचे और हालांकि इस दौरान ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी को लेकर भी गठबंधन का खुलकर समर्थन करने का वीडियो भी सामने आया है। और जब इस मामले पर राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या आप सपा रालोद को समर्थन दे रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में ही उन्होंने LANS से कहा कि हमने अभी तक कोई समर्थन नहीं दिया है और हम जल्दी ही अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी पुष्टि भी करेंगे। और अलग अलग ही पार्टियों के नेता गांव पहुंच रहे हैं तो सभी ये कहीं जा रहा है कि आप चुनाव लड़ें। यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो यही कहा जाता है कि हम आपके साथ हैं। हम किसी को नहीं बोल रहे कि आप किसको वोट डालें। और वही 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा 1 फरवरी से ही मिशन यूपी शुरू करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शनिवार को ही विधानसभा चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की थी और इस लिस्ट में ही सभी उम्मीदवार रालोद के हैं। और इससे पहले गुरुवार को ही 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई थी और इसमें भी सपा के 10 जबकि रालोद के ही 19 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। और आपको बता दें कि अब तक 26 सीटों पर ही रालोद के प्रत्याशियों की घोषित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों के लिए ही आज बीजेपी की कोर कमेटी की फिर से बैठक होगी और साथ ही संजय निषाद के साथ की बैठक संभव मानी जा रही है और अनुप्रिया पटेल के साथ भी बैठक हो सकती है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दोनों दलों के साथ ही गठबंधन की सीट शेयरिंग पर ही बात होगी और संजय निषाद ने ही ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात होगी। गठबंधन पर मुहर लगेगी। संजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ गठबंधन में निषाद पार्टी 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निषाद पार्टी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में निर्णय सोमवार को यानी कि आज दिल्ली में ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा के दौरान किया जाएगा। और इससे पहले रविवार को गोवा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई और बैठक में ही अमित शाह और जेपी नड्डा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के ही अलावा अन्य नेता मौजूद रहे। और गोवा के बाद उत्तराखंड कोर ग्रुप की भी बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई, जिसमें अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रहलाद जोशी, दुष्यंत गौतम, लोकेट चटर्जी, रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल कौशिक शामिल रहे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे और इस दौरान वे हर जिले में ही जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। पार्टी को फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर बैठने के लिए ही फिर से मैदान में उतर रही है और पहले चरण के बाद ही बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि 300 पार होगी इस बार बीजेपी। और पहले और दूसरे चरण के माहौल से कहा जा सकता है कि बीजेपी फिर से ही 300 पार सीट जीतने पर जा रही है और पहले और दूसरे चरण में ही बीजेपी पहली बार की तरह ही अभी तक घोषित सीट में ही 83 सीट फिर से जीतेगी।
ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमान उत्तर प्रदेश के ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। और ये सूची आपको बता दें कि पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ही जारी की है। पहली सूची में ही 9 सीटों के उम्मीदवारों के नाम हैं और इनमें से ही 8 सीटों पर 10 फरवरी को पहले चरण में ही मतदान होना है और एक सीट पर ही 14 फरवरी को दूसरी चरण में वोटिंग होगी। आपको बता दें कि ओवैसी की ओर से भी जारी इसको लेकर गाजियाबाद की लोनी सीट पर ही डॉक्टर महताब उसके उम्मीदवार होंगे और हापुड़ की गढ़ मुकेतवे सीट पर भी फुरकान चौधरी और ढोलाना सीट पर ही हाजी आरिफ को ही उम्मीदवार बनाया गया है। मेरठ की सीवाल खास सीट से ही रफत खान और सरधना सीट से ही जिशान आलम और किठोरे सीट से ही तस्लीम अहमद चुनाव लड़ेंगे। वहीं सहारनपुर जिले की बेहड़ सीट से ही अहमद और सहारनपुर देहात सीट से ही मरगूब हसन उम्मीदवार होंगे। बरेली जिले की ही बरेली सीट पर शाहीन रजा खान ने भी उम्मीदवार बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव मैदान में है और उसने ही प्रदेश के 100 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इस पार्टी ने ही 2017 का चुनाव 38 सीटों पर लड़ा है, लेकिन 37 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई है। एमआईएम को ही इस चुनाव में 0.24% वोट मिले थे और यूपी के ही इसी साल हो रहे चुनाव के लिए एमआईएम ने ही पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से समझौता किया था, लेकिन बाद में ही राजभर में ही समाजवादी पार्टी से समझौता कर दिया। इसके बाद से ही एमआईएम यूपी की राजनीति में अकेले पड़ गई है। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के एक साथ चुनाव लड़ने की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक ही 18 तारीख को ही सीट शेयरिंग पर ही चर्चा की जाएगी और गोवा में ही शिवसेना और 10 से 15 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि एनसीपी के ही वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल 18 जनवरी को गोवा में सीट शेयरिंग को लेकर ही चर्चा करेंगे। उसके बाद कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये साफ हो जाएगा। और वहीं गोवा में ही कांग्रेस के अकेले ही चुनाव लड़ने की जानकारी मिल रही है। और वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने टीएमसी और आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने टीएमसी को निशाने पर लेते हुए कहा कि गोवा में ही टीएमसी अपने आप में ही मुख्यमंत्री बन गई है। और गोरखपुर में भी आपको बता दें कि गौरतलब है महाराष्ट्र में ही 3 पार्टियों की सरकार है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही सरकार में है, लेकिन अभी गोवा में ही कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, हमारी भी कुछ मजबूरियां होंगी। राउत ने आगे कहा कि हमारे उम्मीदवारों की सूची तैयार है, हम चुनाव लड़ेंगे 18 जनवरी को और इस पर चर्चा होगी और उसके बाद ही हम उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करेंगे। राउत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ मुख्यमंत्री गोवा में बिजी हैं। और दरअसल आपको बता दें कि इस समय ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा के दौरे पर हैं और वहां डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में ही चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने ही यूपी के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और अब उस पर ही यूपी के मुख्यमंत्री आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ही कटाक्ष किया है और सीएम योगी ने कहा है कि पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में लाकर ही सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना यही इनका सामाजिक न्याय है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को ही सबने देखा है और इसके साथ ही कैराना में ही हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए भी जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को ही टिकट देना, बुलंदशहर लोनी में ही पेशेवर हिस्ट्री शीटर अपराधियों को ही टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी की गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। और वहीं यूपी चुनाव से ही पहले बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और पार्टी के ही कई बड़े चेहरों ने ही सपा का दामन थाम लिया है और इस बीच ही पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंशवाद और परिवार की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरकार ने ही 5 साल में ही सिर्फ 18,000 आवास दिए थे और गरीबों की जमीनों मकानों पर ही कब्जा करना अगर सामाजिक समरसत्ता है तो फिर उसका मैं विरोध करता हूं।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही मकर संक्रांति के दिन ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज कोविड वार्ड का ही निरीक्षण किया और इस दौरान ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोरखपुर से ही टिकट देने का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी ने ही पहले और दूसरे फेज के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। विदाई के साथ कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी पूरे यूपी में ही प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय बोर्ड का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे गोरखपुर से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और ये सब आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ही राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर ही किस प्रभावी ढंग से काम किया है और सबने सामने किया है और सबका साथ सबका विकास के भाव से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने मेडिकल कॉलेज के ही आरडीपीसीआर लैब का निरीक्षण किया है। प्रतिदिन 10,000 लोगों के जांच करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रदेशवासी, हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स के सहयोग से ही भारत सरकार के मार्गदर्शन में ही थर्ड वेव को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी। प्रदेश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने का जो एक महत्वपूर्ण अद्भुत संगम देखने को मिला है, उसमें सफलता मिलेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखते